सचिन, चंद मिनटों का इंतजार है जब पता चलेगा कि मुंबई का किंग कौन है और 2028 का जो चुनाव है उससे पहले कौन सेमीफाइनल में अच्छे अंकों से पास हुआ है। बिल्कुल प्राची, आपने बहुत सही जानकारी दी कि इसके बाद जो अभी चुनाव होंगे उसके बाद सिर्फ झेडपी के चुनाव है और उसके बाद सीधा लोकसभा का चुनाव होगा। यानी कि लोकसभा चुनाव के पहले ये एक तरह से सेमीफाइनल ही कहा जाएगा, और जिसमें अभी तक जो 29 महानगर पालिका के चुनाव हुए हैं, जहां पर जो कल वोटिंग हुई है, उस वोटिंग में वोट का परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम जरूर है। मुंबई में पिछली बार जो है 55.5% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार जो है 53%, यानी कि 52 पॉइंट जो है 93% जो है वोटिंग हुई है मुंबई में, यानी कि 2% से ज्यादा जो है कम वोटिंग हुई है। तो ये जो कम वोटिंग हुई है ये एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ यानी कि वोटिंग मानी जा रही है, यानी कि सरकार के पक्ष में वोटिंग मानी जा रही है। अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो यह माना जाता है कि वो सरकार के खिलाफ वोटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं महायुति को एडवांटेज जो है मिलते हुए नजर आ रहा है। अगर हम बात करें महायुति की तो वो 15 जगह पर साथ में है, तो 14 जगह पर जो है खिलाफ एक दूसरे के लड़ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जब पूरे नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि महायुति जो है सबसे अधिक जगहों पर उनका मेयर बनाती नजर आएगी। चाहे हम पुणे की बात करें जहां पर शिवसेना और बीजेपी जो है अलग अलग है, दोनों एनसीपी वहां पर एक साथ में है। ठाणे में जो है दोनों बीजेपी और शिवसेना साथ में है, लेकिन वहां पर शिंदे और जहां पर शिंदे और बीजेपी साथ में है, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स जो है वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में बीजेपी और शिंदे साथ में लड़ रहे हैं और ठाकरे ब्रदर्स जो है उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा अलग अलग गठबंधन जो अलग अलग शहरों में नजर आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम चुनाव नतीजे के पूरी तरह से आने के बाद देखेंगे तो वहां पर महायुति की जो है सबसे ज्यादा जगहों पर मेयर बनाती दिखाई देगी। मुझे लगता है कि आप जिस तरह से थोड़े से पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं, और क्योंकि आप बीजेपी दफ्तर में मौजूद है, मुझे लगता है कि उनको सुन के अच्छा ही लग रहा होगा आपकी तरफ से जो कहा गया है। लेकिन दिनेश, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वक्त मातोश्री, क्योंकि उनके लिए जीने मरने का है। जी सचिन, मैं एक बार बस दिनेश से बात कर लूं, उसके बाद फिर से मैं आपके पास लौटता हूं। दिनेश, क्योंकि मातोश्री के लिए ये जो चुनाव है बहुत अहम हो जाते हैं, उनके लिए साथ आना ठाकरे ब्रदर्स का कितना प्लस हुआ और कितना माइनस हुआ इन चुनावों में? देखिए, ठाकरे बंधुओं के लिए ये करो या मरो का चुनाव है। अब चूंकि राज्य में उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, एकमात्र उन्हें उम्मीद दिखाई दे रही है बीएमसी से, और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने अपने और अपने बेटे आदित्य ठाकरे के सियासी भविष्य के लिए तय किया कि वो राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाए। राज ठाकरे भी पता था कि वो अकेले दम पर कुछ कर नहीं सकते, ऐसे में ठाकरे बंधु साथ आते हैं तो मराठी अस्मिता, मराठी मानुष के नाम पर कहीं ना कहीं वो अपनी जमीन को दोबारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी वो काफी ज्यादा देर से उनका गठबंधन शुरू हुआ। जमीन पर जो है जितनी ताकत दिखानी चाहिए थी वो बड़े देर से दिखाना शुरू हुआ, लेकिन जो उन्होंने इमोशनल अपील की थी उसका असर जरूर गरीब मराठी वर्ग जो है या फिर जो लोअर मिडिल क्लास है मराठी समाज का, वो उनमें काफी ज्यादा अपील हमें जमीन पर दिखाई दी। और उन्हें लग रहा है कि जहां जहां कम से कम मराठी पॉकेट्स है वहां पर ये दोनों भाई मिलकर काफी अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम मतदाता है जिनका झुकाव एक तरफ से उद्धव ठाकरे की तरफ था, उन्हें उद्धव ठाकरे ने अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। तो जो मामू का फॉर्मूला है मराठी और मुसलमान, उसको साथ में लाकर बीएमसी जीतने की उन्होंने रणनीति बनाई, उस पर लगातार वो काम करते रहे। लेकिन उसके कंसोलिडेशन के विरुद्ध जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, आपने जिस तरह से बताया था कि मराठी इलाकों में खूब वोट हुई है, गुजराती इलाके में बहुत वोट हुई है, निर्णय अगर आप इन इलाकों में गए होंगे, क्या लग रहा है इस बार क्या गुजराती का रुख किस तरफ से जा रहा है? यानी कि जो गुजराती की बात कर रहे थे या फिर वो मराठियों के साथ भी जाएंगे जो मराठियों के बारे में सिर्फ बात कर रहे थे? देखिए, जिस प्रकार के समीकरण मुंबई में बने हैं, खास तौर पे बीएमसी चुनाव की यदि हम बात करें तो यहाँ पे मराठी पॉपुलेशन जितनी है, करीब 25% से ज़्यादा मराठी वोटर हैं, और 22-23% के आसपास गुजराती और राजस्थानी वोटर्स जो हैं वो मिला करके हैं। और पूरी कोशिश की गई है दोनों ही गठबंधनों की तरफ से कि इनके वोट्स स्ट्रेटेजिकली पड़ें। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, हम बाद में फिर इन पर्टिकुलर वर्गों के बारे में आएंगे, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत की बात यहाँ पे आ रही है, एक फिगर मेरे पास आया है जिससे आपको पता चलेगा कि
ये कितना क्रूशल हो सकता है। आखिर के 2 घंटों में मुंबई में जो आंकड़े आए हैं करीब 12% वोट हुए हैं, प्रिसाइसली 11.9%, यानी 12% के आसपास वोट आखिरी 2 घंटों में मुंबई में पड़े हैं। और ये बहुत क्रूशल हो सकता है क्योंकि जो बताया गया, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उस हिसाब से पता ये चला है कि अलग अलग पॉकेट्स में शुरू में 3:30 बजे तक 5-5% के आसपास वोटिंग होता रहा, लेकिन जो लास्ट के 2 घंटे हैं और उसमें भी आखिरी घंटे में 7% से ज़्यादा वोटिंग हुआ है। ये जो वोटिंग है ये बड़ा क्रूशल होगा, ये परिणामों पे बहुत असर डालेगा। और इसमें देखा यह गया है कि जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने अपने इलाकों में स्ट्रेटेजिकली काफ़ी वोटिंग करवाई है। ये अपने आप में काफ़ी क्रूशल हो सकता है। और मैं आपको बता दूं ये क्रूशल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें भी जो आंकड़े सामने आए थे उसमें आखिरी के 2 घंटों में जो वोटिंग हुई थी उसने सारा चित्र बदल करके रख दिया था। यदि उस वक्त की बात करें तब भी 7 से 8% वोटिंग आखिरी के 2 घंटों में हुई थी और उसकी वजह से सारा चित्र बदल गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मराठी वोटों के कंसोलिडेशन की बात कर रहे थे ठाकरे बंधु, तो बीजेपी ने भी स्ट्रेटेजिकली जो नॉन मराठी वोटर्स हैं उनको काफी सिस्टमेटिकली अपनी तरफ किया और उनके वोट जो है ट्रेडिशनली भी वो बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड रहते ही हैं। लेकिन इस बार जिस प्रकार से एक एग्रेशन देखने को मिला मराठी वोटों के नाम पर, जिस प्रकार की भाषा का यूज किया गया, उससे जो है मुझे ऐसा लगता है कि जो एक एग्रेशन नॉन मराठी वोटर्स हैं उनमें भी, खास तौर पे गुजराती वोटर्स की हम जब बात करें, क्योंकि सारा अटैक जो था, आप अगर देखें एक तरफ से आप अडानी पे अगर अटैक कर रहे हैं तब भी वो गुजराती वोटर्स को सिंबलाइज कर रहा है, या फिर आप जब गुजरातियों को टारगेट सीधे तौर पे कर रहे हैं, जिसमें पिछले दिनों में देखा भी गया, तो ऐसे सूरत में जाहिर सी बात है कि जो गुजराती वोटर्स हैं उनका कंसोलिडेशन भी देखने को मिला और वो जाहिर सी बात है कन्वर्ट हुआ है वोट्स में भी। और ख़ास तौर पे आखिरी दौर में जो वोट हुए, आखिरी दौर में जिस प्रकार से मतदान हुआ है उसको देखते हुए लगता है कि जो चित्र है वो पूरी तरह पलट गया और इसी वजह से बीजेपी के लोगों में काफ़ी उत्साह भी यहाँ पे देखने को नज़र आ रहा है। अमित, तो निर्णय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, दिनेश मौर्य हमारे साथ है, सचिन चौधरी को आप देख रहे हैं, समीर भीसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये महाराष्ट्र का महासंग्राम है और यहां पर ये युद्ध कौन जीतेगा, क्योंकि ये चुनाव आप कह सकते हैं तो बीएमसी का है तो निकाय चुनाव, लेकिन यहां के जो नतीजे आएंगे उसकी चर्चा पूरे देश में होने जा रही है। उसकी चर्चा ना सिर्फ कोलकाता में होगी, इसकी चर्चा गुवाहाटी में होगी, दक्षिण तमिलनाडु तक इसकी चर्चा होगी, जिसकी धाक इस निकाय चुनाव में जमेगी। और देखिए वोटों की गिनती बस शुरू होने वाली है। बीएमसी समेत पूरे महाराष्ट्र के 29 नगर पालिकाओं, महानगर पालिकाओं के लिए वोटों की गिनती हो जाएगी। कल वोट पड़ चुका है, अब देखिए किसने कितना वोट डलवाया, सबकी परीक्षा का नतीजा आज आने वाला है और गिनती शुरू होने वाली है बीएमसी समेत सभी 29 नगर निगमों की। और जो बात मीनाक्षी कह रही थी बिल्कुल ठीक है, ये कोई लोकल चुनाव नहीं है और मान भी लीजिए अगर लोकल है तो इसका असर बहुत ज्यादा वोकल होगा, इसका असर आपको पूरे देश में सुनाई देगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की क्या धमक दिखाई देगी, वैसे ही जैसे आपको विधानसभा चुनाव में पिछले साल दिखाई दी थी, 2024 में दिखाई दी थी, माफ कीजिएगा, या रुख कुछ पलटा है या बिल्कुल नहीं। इस बार ये लड़ाई जो लड़ी गई है इसमें अलग अलग खेमे बने, जिसमें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक तरफ थे, कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, ठाकरे बंधु एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये अस्तित्व की लड़ाई सी बन करके रह जाएगी। अगर नतीजे एक पक्षीय आ गए जैसा विधानसभा चुनाव में हुआ तो क्या होगा उद्धव ठाकरे का, क्या होगा राज ठाकरे का, कितने बड़े नेता बनकर के रह जाएंगे बस वो, इस चुनाव के नतीजे अगर उनके पक्ष में नहीं आते। ये सारी बातें अब से कुछ घंटों में तय होंगी। आपको बता दें कि 23 काउंटिंग सेंटर्स जो हैं वो बीएमसी के इलेक्शन के लिए बनाए गए हैं, लेकिन नतीजे जो हैं धीरे धीरे आएंगे क्योंकि एक बार में केवल 2 वार्ड की गिनती होगी और सब जानते हैं कि बहुत बड़ा इलेक्शन है और जो बीएमसी का चुनाव है
इसका जो बजट होता है, बड़े हमारे देश में कई राज्य हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है जितना अकेले एक मुंबई शहर को संभालने के लिए, संवारने के लिए दिया जाता है, 75,000 करोड़ के आसपास। अब वो तिजोरी की जो चाबी थी अभी तक उद्धव ठाकरे के हाथ में रहा करती थी। 30 साल से उद्धव ठाकरे बीएमसी जीत रहे हैं, लेकिन क्या अब ये उनका जो एक लंबा रन था ये टूटने वाला है? स्टूडियो में हमारे साथ 4 मेहमान हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ आ गए, सर बहुत स्वागत आपका। अजीत द्विवेदी हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। अजीत जी बहुत स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं, महाराष्ट्र के एक्सपर्ट। समीर जी बहुत स्वागत आपका। और आरती टीकू सिंह जी हमारे साथ हैं। आरती जी बहुत स्वागत आपका भी। तो देखिए, गिनती शुरू हो उससे पहले जरा एक छोटा सा कमेंट में लेना चाहता हूं। हम बात ये कर रहे थे समीर जी अभी जब आप आए कि चुनाव ये केवल, या इसको ना माने कि मुंबई का किया, केवल महाराष्ट्र का लोकल बॉडी इलेक्शन का चुनाव है, इसकी आवाज बहुत तेज गूंजेगी, नतीजे जो भी हो। निश्चित रूप से बीएमसी को एक नगर निगम के चुनाव के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसे तो आप एक महाराष्ट्र के मिनी विधानसभा चुनाव के रूप में भी देख सकते हो कि इतना बड़ा बजट है और बीएमसी के साथ कई पार्टियों का राजनीतिक भविष्य भी जुड़ा हुआ है। उद्धव ठाकरे का भविष्य जुड़ा हुआ है, राज ठाकरे का जुड़ा हुआ है, एकनाथ शिंदे की भी आज प्रेस्टीज दांव पर है कि वो जिस तरीके से आए थे तो उन्होंने जिस तरीके से 90 सीटें गठबंधन में लिए, तो क्या वो 90 सीटें में से मैक्सिमम सीटें जीतने की स्थिति में देवेंद्र फडणवीस जो खुद मराठी मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय नेता है, सभी धर्मों सभी जातियों के बड़े नेता बनकर उभरे हैं, तो क्या बंबई में भी जो मराठी मानुष का कार्ड राज ठाकरे उद्धव ठाकरे ने चला था उसके सामने क्या देवेंद्र फडणवीस ने जो हिंदुत्व और मराठी की बात की है, तो वो भी सिद्ध हो जाएगा कि अब मराठियों का बड़ा नेता कौन है। ये भी होगा कि बंबई में जो ठाकरे परिवार लगातार 60 साल से अपना एक दबदबा बना के रखा था, अब जब भारतीय जनता पार्टी से वो अलग हो गए हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस मराठियों की लुंगी पुंगी डायलॉग के दिन लग गए या नहीं? लग गए, हो गया ना? बहुत पहले ही लग चुके थे, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी गलतियों से भी ना राज ठाकरे सुधरे ना उद्धव ठाकरे सुधरे। उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती मुझे लगता है की है कि उन्होंने राज ठाकरे जैसे व्यक्ति को अपने साथ लिया जो पूरा अपना आधार खो चुके थे। कल समीर जी ने मुझे एक आंकड़ा दिया था। समीर जी ने ये कहा था कि 80% सीटें जो है वो महायुति के पास जाने वाली है। देवेंद्र फडणवीस जो है सिलेक्शन के किंग निकलकर सामने आएंगे। अजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी ये बताएं कि क्या चलने जा रहा है? मराठी कार्ड चलने जा रहा है, मराठी हिंदुत्व चलने जा रहा है, बुर्का वाली बात चलने जा रही है, ओवैसी चलने जा रहे हैं, या शरद पवार अजीत पवार एक बार फिर साथ आ गए, ये काम करने जा रहा है? नहीं, देखिए, ये जितनी बातें आपने कही सब थोड़ा थोड़ा चलेगा, सब थोड़ा। हाँ, सब चलेगा। मराठी कार्ड भी चलेगा। और इस बार बड़ी होशियारी से, अब वो समीर जी कह रहे हैं कि वो एक ब्लंडर है उनका राज ठाकरे के साथ जाना, लेकिन अगर राज ठाकरे के साथ नहीं जाते तो उद्धव ठाकरे क्या पॉलिटिक्स करते? अभी जो इतना एग्रेसिवली उन्होंने मराठी पॉलिटिक्स की है उसका आधार ही इसलिए बना क्योंकि वो राज ठाकरे के साथ गए। और तमाम जो एग्जिट पोल, सर मैं जरा नंबर थोड़ा बताता हूं क्योंकि आज ये गिनती का दिन है। तो अभी आप जो स्क्रीन पर नंबर्स देख रहे हैं, रुझान आगे शुरू हो चुके हैं। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के पुणे, ठाणे, कल्याण में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई शुरुआत में दिखाई दी है। इसकी एक वजह आपको मैं ये भी बता दूं, अभी तो धीरे धीरे नंबर तेजी से जब आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन 68 सीटें तो अनकंटेस्टेड जीती है इस बार महायुति। वो भी बहुत सारी सीटें इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी, जैसे 6 सीट अभी आपको दिखाई दे रही है। भिवंडी में 6 सीटें। भिवंडी तो वैसे भी मुस्लिम डोमिनेंस एरिया है, मतलब मुसलमानों का बड़ा, तो यहाँ 6, यहाँ ऑलरेडी बिल्कुल बीजेपी 6 सीटों पे आगे दिखा आगे चल रही है। ये शुरुआत के ट्रेंड्स जो हैं वो आपको दिख रहे हैं। पनवेल में भी बीजेपी इस वक्त 6 सीटों पर आगे आपको दिखाई दे रही है। ठाणे में शिवसेना को भारी बढ़त है। जब हम शिवसेना कहते हैं तो आज कंफ्यूज मत होइएगा, शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे, पार्टी शिवसेना उन्हीं के पास है। और एकनाथ गढ़ है उनका, एकनाथ शिंदे तो ठाणे उनका, ये एकनाथ शिंदे का गढ़ है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। बीएमसी से पहला रुझान आ रहा है, इंतजार कर रहा हूं मैं भी, स्क्रीन पे हमें दिखे तो मैं आपको बताऊं बीएमसी का पहला ट्रेंड किसके पक्ष में जाता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि यहां पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को एक तरफा जीत मिल सकती है। महायुति बीएमसी जीत सकती है, ये तो सब कह रहे हैं। अगर ये होने जा रहा है, अगर यही नतीजे आने जा रहे हैं, तो फिर ये सवाल उठेगा कि उद्धव ठाकरे का क्या होगा। विधानसभा में उनकी स्थिति क्या है, लोकसभा आप जानते हैं, राज्यसभा में नंबर कट होने जा रहे हैं। बीएमसी बहुत कुछ बताने जा रहा है उद्धव ठाकरे की राजनीति के बारे में। बीएमसी में बीजेपी 13 और शिंदे 7 सीटों पर आगे जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बीएमसी में बीजेपी और शिंदे का दबदबा दिखाई दे रहा है, महायुति का दबदबा दिखाई दे रहा है। बीएमसी से ये पहला रुझान आपके सामने। तो मुंबई का किंग कौन, ये जो सवाल लगातार इंडिया टीवी पर आप फ्लैश कर रहे हैं, उसका एक रुझान तो हम आपके सामने रख रहे हैं, बीजेपी और शिंदे। सर आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, वो तो अगर उनके साथ इस समय उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी जरूरत ये उद्धव 10 और राज ठाकरे 3, ऐसा नहीं है, ये भी वो उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी जरूरत ये थी कि वो मराठी वोट जो उनके दादा के समय से
प्रबोधनकर ठाकरे के समय से जो मराठी मानुस का वोट उनके साथ रहा है, उस वोट को अपने साथ जोड़े रखें, ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसके लिए उनको जरूरी था कि वो राज ठाकरे के साथ जाएं, और ये जो लुंगी पुंगी वाली बात हुई, ये करें, मुस्लिम हिंदू करें, ये तमाम चीजें करने की जरूरत थी उस मराठी वोट के लिए। लेकिन ये अभी आप जो ट्रेंड स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। बीजेपी बीएमसी में 13 सीटों पर आगे है। शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे शिवसेना वाले, वो 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं, तो ये हो गए 20। उद्धव ठाकरे 10 सीटों पर, राज ठाकरे 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो आपने तस्वीर देखी थी, उस वैसी तस्वीर मुंबई में नहीं होती। वैसा एक तरफा मुकाबला मुंबई में अभी तक तो नहीं रहा है। अगर 11-12% वोट मनसे और उद्धव यूबीटी को मिलाकर के मिला था, शिवसेना यूबीटी को, तो वो जब मुंबई में आते हैं तो वो 30% के ऊपर वोट हो जाता है। और बीजेपी और शिवसेना का वोट भी मुंबई में और बढ़ जाता है। 40% वोट उनको विधानसभा चुनाव में मिला, 40+। लेकिन मुंबई में अगर आप उन दोनों को ही जोड़ दें तो वो 47% वोट पर बैठे हुए हैं। तो मुंबई में आते ही महायुति की और ठाकरे ब्रदर्स की ताकत बढ़ जाती है। इसलिए यह कॉन्टेस्ट जो है दिखाई दे रहा है कि इन्हीं दोनों के बीच है। अब इसमें कांग्रेस किसका कितना वोट काटेगी वो अलग बात है, क्योंकि उसने इस बार अलग चुनाव लड़ने का प्रयास किया है। लेकिन मुंबई में देखिए आप, बीजेपी 16 पर हो गई, शिंदे 7 सीटों पर आगे हैं, उद्धव ठाकरे 12 पर और राज ठाकरे 2 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। अवधेश जी, शुरुआती ट्रेंड्स हैं, वोटिंग परसेंटेज पर लोग कह रहे हैं बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर वोट कम पड़ता है अभी, क्योंकि सारा हमारे पास टर्नआउट का आंकड़ा नहीं है, तो लोग कह रहे हैं वो ठाकरे बंधुओं के पक्ष में जा सकता है। 53% आया। तो पिछली बार 55% था। 2% कम हुआ है। मैं एग्जिट पोल करने वालों को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर वोट कम पड़ता है तो ये ठाकरे के पक्ष में जा सकता है। नहीं, देखिए वोटिंग तो काफी कम है। कुछ क्षेत्रों में जो दादर वगैरह का मुंबई में इलाका है, वही जो इसे बता रहे थे कि मराठी क्षेत्रों में थोड़ा वोटिंग ज्यादा हुई है, गुजराती क्षेत्रों में ज्यादा हुई है, इसलिए इतना हो गया है। नॉर्मल वोटिंग जो है वो 45-46% के आसपास इस बार मुंबई में है, कुछ क्षेत्रों में बढ़ा है। लेकिन देखिए, ये जो आपने बताया कि मुंबई का चुनाव निश्चित रूप से महाराष्ट्र के चुनाव से थोड़ा भिन्न परिणाम देता है, कंप्लीट भिन्न नहीं देता है, ट्रेंड वही रहता है, थोड़ा सा भिन्न होता है। इस समय जो उद्धव ठाकरे ने जो अभी बता रहे थे कि 60 के दशक की पॉलिटिक्स को रिवाइव करने की कोशिश की है। जो बाला साहेब ठाकरे की जो राजनीति थी, उसमें जो क्षेत्रीय मराठावाद था, उसके साथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों को एक संतुलन बना के चलना होता था, उसमें एक आक्रामकता होती थी। तो वो इन्होंने इस समय एक कोशिश की है। विधानसभा चुनाव में भी ये पूरी कोशिश थी। अगर आप ध्यान देंगे तो विधानसभा चुनाव में मराठी, हिंदी सब उन्होंने उठाया था। इसके बावजूद अगर परिणाम उस रूप में नहीं आए हैं, तो मेरे लिए यह स्वीकार करना कठिन है कि बिल्कुल महाराष्ट्र का और मुंबई का बिल्कुल इस समय मन बदल गया होगा। हालांकि एक सहानुभूति का भाव उन्होंने पैदा करने की कोशिश की, बाला साहब ठाकरे का नाम लिया, और जो ऐसा बता रहे थे राज ठाकरे के भी साथ है। लेकिन यह एक प्रकार से जो उनके विचार, व्यवहार और उस पर आधारित पार्टी जो शिवसेना थी, उसकी एक प्रकार से अस्तित्व की शायद मैं मानता हूं कि यह अंतिम लड़ाई है उनकी। अगर इसमें दोनों भाई फेल कर गए तो फिर राजनीति में वापसी की संभावना अत्यंत कठिन हो जाएगी। इसीलिए इस चुनाव को उन्होंने लोकल चुनाव नहीं बना करके राज्य, राष्ट्रीय सारे उन्होंने अपनी जितने उनके पास अस्त्र हो सकते थे सब झोंकने की कोशिश की। लास्ट जी 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 अभी देखो 19% के आसपास वोट जो है वो मुंबई में मुसलमानों का है, 37% करीब मराठियों का है, उससे ज्यादा गैर मराठी वोट है। पिछली बार का जो सर्वे है 19% में 72%, 72% उद्धव ठाकरे के पक्ष में गए थे, लेकिन उस समय कांग्रेस साथ थी। कांग्रेस के इस बार अलग होने से वो 19% वोटर जो है उसके मन में क्या चल रहा होगा। बीजेपी को हराने के लिए तो वोट करना है, वो वन साइडेड जाएगा या रणनीतिक मतदान करेगा कि जहां बीजेपी से जो कैंडिडेट मजबूत में है वहां हम दे दें। इस पर भी मुंबई का चुनाव परिणाम कुछ क्षेत्रों में निर्भर करेगा। और अगर मुसलमान वोट कांग्रेस से ज्यादा इस बार उद्धव ठाकरे को मिल गया तो क्या कहेंगे आप उद्धव ठाकरे की राजनीति के लिए? नहीं तो फिर उनकी सफलता है, लेकिन केवल मुसलमान वोट से जो है मुंबई का वो नहीं मिलेगा, रन नहीं जीत, लेकिन वो संभावना कम है। वो जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो एक पॉकेट है। समीर जी जानते हैं, जो अणुशक्ति नगर का विधानसभा क्षेत्र है या बता देता हूं का क्षेत्र है या नागपाड़ा, भाईकुला, मझगांव, माहिम, भारत नगर, बैरामपाड़ा, जोगेश्वरी, मिल्लत नगर, कुर्ला, ये सारे एरियाज हैं मुस्लिम डोमिनेटेड। बटा हुआ है इसमें, समाजवादी पार्टी भी है, ओवैसी का भी है, इसमें कांग्रेस का भी है, इसमें अजीत पवार का भी है, नवाब मलिक का भी है। तो मुस्लिम वोट डिवाइड होगा या वो स्ट्रेटेजिक वोटिंग होगी जो सर कह रहे थे? नहीं, मुझे बड़ा हिस्सा तो मुझे लगता है कांग्रेस को जाएगा मुसलमानों का, लेकिन थोड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को जाएगा, थोड़ा कुछ ओबीसी को जाएगा। बीजेपी बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी अभी दिखाई दे रही है, 27 सीटों पर लीड कर रही है। हालांकि कांग्रेस के पास भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बीएमसी का आंकड़ा, बीएमसी में उद्धव 10, राज ठाकरे 2, और जो आप बाईं तरफ भी देख रहे हैं, चाहे वो जलगांव में आप देखें, क्योंकि एक अलग तरीके का अलायंस दिखाई दे रहा है।
बीजेपी, शिवसेना, अजीत पवार यहां पर लीड कर रहे हैं। तो ये इस बार जो समीर जी आप भी बता रहे थे कि जितने अलायंसेस भी हुए हैं वो भी कंफ्यूजिंग अलायंसेस थे, बिल्कुल, कहीं बहुत पर जगह कोई किसी के साथ है तो कहीं दूर है। देखिए, अब ठाणे में तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और ठाणे से लगा हुआ नवी मुंबई, वहां पे शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई जगह वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। 6 बड़ी नगर निगम में एकनाथ शिंदे बीजेपी से अलग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि सीटों का गठबंधन नहीं हो पाया था। तो वो भी एक बीजेपे के लिए चुनौती है। लेकिन बीजेपी अब पूरे महाराष्ट्र की पार्टी है। आज किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे रूरल में चला जाओ, चाहे अर्बन में क्षेत्र में चले जाओ, बीजेपी सब जगह की। और शिवसेना की जो ताकत थी वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कारण थी, राष्ट्रीय सेवक संघ के कारण थी, और सरकार का जो प्रदर्शन था उसके कारण थी। इतना लंबा समय जो शिवसेना ने बीएमसी में राज किया है, उसमें बीजेपी की संगठन की बड़ी भूमिका रही थी। अब आप बीजेपी से अलग हो गए, एकनाथ शिंदे आपसे अलग हो गए, तो आपके पास ठाणे चला गया, कोंकण नारायण राणे के कारण चला गया, बीएमसी आपका बीजेपी के हाथ से जा रहा है। तो उद्धव के पास सिर्फ मराठी वोट बैंक से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आप सत्ता सारी में आ बात जाओ। टैली तो देख लीजिए जरा, बीएमसी के 227 वार्ड में शिवसेना और बीजेपी 33, और उसके अलावा उद्धव ठाकरे और मनसे का जो गठबंधन है वो 17 सीटों पर आगे चल रहा है। 33 और 17 ये स्कोर फिलहाल, क्योंकि ये 2 बड़े गठबंधन हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का गठबंधन 5 सीटों पर आगे है, अजीत पवार 1 सीट पर आगे चल रहे हैं, अन्य 2 सीट पर आगे चल रहे हैं। इस पर एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी, वो सारे पार्टियां इसके अंदर होंगी। 40 टोटल जो है रुझान आ चुके हैं। 40 बीजेपी है, माफ कीजिएगा, 40 बीजेपी, 17 उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, वो आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त टैली में। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि 2017 का जो बीएमसी का इलेक्शन था उसमें कोई अलायंस नहीं थे, सारी पार्टियां अलग अलग लड़ी थी। बीजेपी और यूनाइटेड शिवसेना भी अलग अलग लड़े थे। 2 सीटों का अंतर और 1% वोट का अंतर मात्र इनके बीच में था। 82-84 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार अलायंस में लड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे भी और बीजेपी भी। शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है, एनसीपी 2 फाड़ हो चुकी है, और नतीजा आपको स्क्रीन पर उसका दिख रहा है। अभी तक दुगने से ज्यादा अंतर से आगे चल रही है महायुति, मतलब बीजेपी और एकनाथ शिंदे का गठजोड़। 18 सीटों पर आगे चल रहे हैं ठाकरे बंधु, और 41 पर बीजेपी और शिवसेना, वो इस वक्त आपको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है। ये कांग्रेस का एक प्रयास है कि अपने खोए हुए जनाधार को वापस एक बार टटोलें तो जरा, कि वो कितना हम पर अभी भी भरोसा करता है, खास तौर पर मुसलमान और दलित वोटर। तो वो भी, उसका भी आपको इम्तिहान का नतीजा पिछली बार अगर देखें 2017 में तो कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। मुझे लग रहा है उतना भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आरती जी, आपके लिए कोई आपकी समझ से कोई सरप्राइज नतीजा होने वाला है, या जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो? मुझे लगता है एग्जिट पोल्स पे मुझे इस बार ज़्यादा भरोसा है विद रिस्पेक्ट टू मुंबई, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से मैं मुंबई जाती रही हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ अपने मित्रों के साथ, और जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने फडणवीस के अंडर देखा है वो मैंने उससे पहले नहीं देखा। क्योंकि मुंबई की ट्रेन्स हो, मेट्रो हो, मुंबई की सड़कें हो, मुंबई के मैं अक्सर मड आइलैंड जाती हूँ, और वहाँ का जो रास्ता है एयरपोर्ट से मड आइलैंड के जाने का कोई ऑलमोस्ट है ही नहीं। जिस तरह से एक लंबा सा लिंक रोड लेना पड़ता है, और फडणवीस के टाइम पे अब हम मिलने वाला है, एक फ्लाईओवर मिलने वाला है मड आइलैंड को। तो मुझे लगता है जो ट्रांसफॉर्मेशन लोकल लेवल पे मैं देखती हूँ, जो वो मछुआरे हैं, जो वो फेरी चलाते हैं, उनमें एक उम्मीद मुझे दिखाई पड़ती